आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। रात के 9:30 बज चुके हैं और रात के 9:30 बजे आज के प्रोग्राम की अब तक की शुरुआत अफसोसनाक खबर से ही करेंगे जो शहर श्रीनगर में पेश आई है। शहर श्रीनगर का करफली माला शाला कदल का इलाका और शाम गए यहाँ अफरा तफरी का माहौल। और यह अफरा तफरी का माहौल उस वक्त पैदा हुआ जब नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से गोली चलाई गई और इस गोलीबारी के वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक की बाद में मौत वाक़ा भी हुई। ये शाम गए श्रीनगर के इलाके का वाक़ा है और ज़ख्मी उनमें से जो मारा गया शख्स है उसके बारे में बताया गया कि वो अमृतसर का रहने वाला है। और इस हमला करने के बाद फॉरेन फोर्सेस की टुकड़ियाँ जो दूसरे लोग हैं मौके पर पहुँचे, इलाके को घेरे में लिया। अमृतसर के अमृतपाल सिंह की मौके पर ही बताया जाता है कि मौत वाक़ हुई, जबकि दूसरा जो शदीद तौर पर इस वाक़े में ज़ख्मी हुआ उसकी शिनाख्त भी रोहित के तौर पर हुई और उसका ताल्लुक भी अमृतसर से बताया गया और वो इस वक्त SMHS अस्पताल श्रीनगर में दाखिल है। दोनों गैर मुकामी हैं और पुलिस ने वाक़े के फ़ौरन बाद जो इलाके को मुहासरे में लिया, हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने शाम गए ट्विटर पर यानी X पर भी एक तफसीलात फराम करते हुए इस वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि अमृतपाल की मौत वाक़ा हुई है, जबकि एक शहरी ज़ख्मी भी हुआ है जिसका इलाज किया जा रहा है। ये वाक़ा शहर श्रीनगर में पेश आया। ये वाक़ा ठीक उस वक़्त पेश आया जब आज अजीम दिन रात थी और अजीम रात में ये वाक़ा पेश आया। थोड़ा सा कुछ अपने नाज़रीन को बताता चलूँ। ये वाक़ा कोई भी मुसलमान जो है वो इस वाक़े के पीछे मुलविस नहीं हो सकता है, क्योंकि मुसलमान इस्लाम जो है वो इजाज़त किसी पर भी, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, उस पर हमला करने, उसको गोली मारने की इजाज़त नहीं देता, उसको मारने की इजाज़त नहीं देता। ये इस्लाम का पहला सबक है। इस्लाम इंसानियत सबसे बड़ा सबक इस्लाम का है। लेकिन इसी वाक़े के पस मंज़र में शाम देर गए बच्चों ने भी सवाल पूछे और पिछले लगभग 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है। उसमें एक मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ने के दौरान अचानक बारिशें शुरू होते, ओले शुरू होते और एक सरदार सिख वो फौरन दौड़ के जाता है, छतरी लेके उसके ऊपर पकड़ता है। तो मुझसे बच्चों ने यही सवाल आज पूछा है कि उस सिख कम्युनिटी को क्या जवाब दिया जाएगा। जो शाम गए ये वाक़ा पेश आया, ये 2 गैर रियासती सिख जिनके बारे में अभी तौर पे बताया जाता है, इसकी तस्दीक नहीं है। कुछ ने बताया कि वो तरखान काम से पेशे से थे, कुछ ने बताया कि लोकल पर जो है फेरी वाले थे। लेकिन सवाल जो भी थे वो इंसान थे और सिख कौम से ताल्लुक थे, उस सिख कौम से जिन्होंने मुसलमानों के लिए हर वक्त काम किया, खिदमत की है मुसलमानों की। पिछले साल जो वाक़ात पेश आए उसमें पंजाब में हमने ऐनी शाहिद हैं, हमने देखा कश्मीर के बच्चों को रेस्क्यू किया जब हालात ख़राब थे। जब मुसलमान बच्चों को जो कश्मीर से लड़के थे उनको रेस्क्यू किया और उसके बाद एक बॉन्डिंग बन रही थी सिख कौम के साथ। ये सिख कौम के लोग जो है हर वक्त मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़ा होते थे। और आज जो वाक़ा पेश आया इसके बाद में मुझे बच्चों ने सवाल किया कि क्या जवाब दिया जाएगा उस सिख को जिसने मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए देखा और फौरन छतरी लेके आया कि नमाज पढ़ रहा है, इसकी नमाज में खलल ना हो। तो वो भी इंसान था, ये भी इंसान थे। और मारने वाला जो अपने आप को इंसान कहता है, शायद वो मारने वाला इंसान नहीं हो सकता है। इस्लाम की तो मुसलमान की तो गुंजाइश ही नहीं उसमें। सियासत अपनी जगह पे, हालात अपनी जगह पे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये वो तस्वीर का पहलू जिस पे आंख बंद नहीं की जा सकती। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस एनालिसिस को, इस हालात को किसी और एंगल से भी ले लें, लेकिन उनके लिए बताता चलूँ कि ज़िंदगी और मौत का फैसला रब कायनात के हाथ में होता है, लेकिन हकीकत बता देनी चाहिए। और हकीकत यह है जो बच्चों ने सवाल किया है उसका जवाब मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूँगा जिन्हें वाक़ा पेश आया। मैं नहीं जानता किसने किया है, न पता चला है मुसलमान ने किया, गैर मुस्लिम ने किया, किसने किया। कश्मीर है, यहाँ बहुत से एलिमेंट्स हैं, लेकिन उन्हीं एलिमेंट्स के बीच में ये सवाल अगर मुसलमान पर उठता है तो सबसे संगीन सवाल है, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, नाम का ही सही, लेकिन जवाब मुझे भी देना पड़ता है क्योंकि गैर मुस्लिम दोस्त मेरे वो भी मुझसे सवाल पूछेंगे।
और नाज़रीन, अब दूसरी तस्वीर पे लिए चलते हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू के खुतबे को समेटते हुए आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात का जवाब देते हुए बताया कि मुल्क इस वक्त तरक्की की मजनू पर गामज़न है और मुल्क की आवाम को इस बात का एहसास है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान मुश्किलात से बाहर निकालने के लिए सरकार ने संजीदगी के साथ इक़दाम उठाए। वज़ीर-ए-आज़म ने आज बहस को समेटते हुए कांग्रेस पर भी इल्ज़ाम लगाए और बताया कि कांग्रेस ने अपने दौर इक़्तिदार में तकसीम करो और सरकार करो की पॉलिसी अपनाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि अगर एक वार मेमोरियल भी कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में तामीर हुआ होता तो इस बात की अक्कासी थी कि कुछ हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने मुल्क को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ था। अपने खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को 7 दहाइयों के बाद इंसाफ फराहम किया गया और पहाड़ियों, वाल्मीकियों, ब्राह्मणों समेत दूसरे तबकों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और रिजर्वेशन के दायरे में लाना इस बात की अक्कासी है कि पिछले 10 सालों के दौरान बीजेपी ने आम इंसान को इंसाफ फराहम करने के लिए इकदाम उठाए और मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने अपने खता में बताया कि बीजेपी की कारकर्दगी अयां है और बीजेपी ने मुल्क के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान जो कुछ किया है वो लोगों के सामने है और वो उम्मीद करते हैं कि मुल्क का अवाम खरे और खोटे की तमीज़ करते हुए भाजपा को 2/3 से ज्यादा अक्सरियत दिलाकर तीसरी बार मसनद इक़्तिदार पर बराजमान करेगा। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जगती किम टकरोटा में सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ का संग बुनियाद भी रखा और मनोज सिन्हा इस मौके पर नौजवान खिलाड़ियों और फुटबॉल के शायकीन को मुबारकबाद दी। सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ 5.75 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है, तैयार किया गया जाएगा, जिसमें G+1 पवेलियन भी शामिल होगा और जिसमें तकरीबन 600 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश भी होगी। चेंज रूम्स और दूसरी सहूलियात भी यहाँ पे होंगी। मनोज सिन्हा ने बताया कि इंतजामिया ने खेलों के लिए 702 मनसूबे मुकम्मल किए हैं। तकरीबन हर जिले में मल्टी पर्पज़ इंडोर स्टेडियम तामीर किया गया है और उन्होंने बताया कि हर पंचायत में खेल के मैदान तैयार किए गए हैं। जम्मू और श्रीनगर में बैन अवी सतह की खेलों की सहूलियात तैयार की जा रही हैं और जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों में कैवनिंग, रोइनिंग और फेंसिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किए गए हैं। मनोज सिन्हा ने बताया कि कई स्टेडियम में फ्लड लाइटिंग और मसनूई टर्फिंग भी लगाई जा रही है। मनोज सिन्हा जम्मू में खिताब किया। उम्मीद है कि फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ियों का पराक्रम समाज को नई ऊर्जा देगा और आप सभी के दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करने की भावना भी जागृत करेगी। मित्रों, जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम और उसमें आए बदलाव की आज पूरे देश में सराहना हो रही है, लेकिन उसके पहले संसद में हाल ही में प्रस्तुत किए गए जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट के संबंध में 2-3 बातें मैं करना चाहूंगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीरी विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और कल्याण के प्रति फिर से पूरी तरह अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है और बजट के आवंटन में यह स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होता है। पिछले वर्ष बारामूला, बांदीपुरा, गांदरबल, शोपियां में पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित आवास का उद्घाटन किया गया था। अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने और रियासत की सियासत के गलियारों में कुछ उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे हैं। एक उतार चढ़ाव आज भी देखने को मिला हमें जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर में जो अपोजिशन की जमातें हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है और जो 5 अगस्त के बाद कहीं न कहीं गुपकार अलायंस बनाकर कुछ को सियासत के मैदान में कुछ को डरा भी रही थी। लेकिन उसी गुपकार अलायंस में हवा बहुत पहले निकाली तो गई थी, लेकिन काफ़ी वक्त से जम्मू और कश्मीर की सियासी जमातें अब उसके ताबूत में आखिरी की ठोसने की कोशिशें भी कर रही हैं और आखिरी की इलाज जम्मू में उमर अब्दुल्ला ने भी ठोसा। जम्मू में उमर अब्दुल्ला को आज सुंदरबनी नौशहरा के इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान के जलसे से खिताब करना था, लेकिन जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला को उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी और यहाँ हालात का बहाना बनाकर उन्हें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। ताहम उमर अब्दुल्ला ने यहाँ मीडिया से बात की। उन्होंने पहले भाजपा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। साथ साथ में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के गुपकार अलायंस से लेकर आने वाले अलायंस के हवाले से भी बड़ी बात कर डाली। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की बातें जब की जाती हैं तो उमर अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस की बात भी आज की और जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि मैं क्यों बात करूं,
कश्मीर की 3 नशस्तों की बात करेंगे तो जम्मू की नशस्तों की जो बीजेपी के पास है, लद्दाख की नशस्त की जो बीजेपी के पास है। उमर अब्दुल्ला के बारे में पीडीपी हल्कों से बात जब की गई इस बयान के बारे में, तो पीडीपी के अक्सर हल्के ये भी बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जो पुरानी कहावत है कि 2 भाइयों में जब बंटवारा हो रहा था तो एक भाई जो बड़ा भाई था उसने कहा कि काला तो मुझे बड़ा होते हुए हक है, सफेद के तो मुझे हिस्से में आ रहा है, और जो नीला है प्रॉपर्टी का हिस्सा उसके लिए मेरी जान भी जाएगी तो वो मैं नहीं दूंगा। उसी तरह की सियासत उमर अब्दुल्ला पर बीजेपी के पीडीपी के हल्कों ने इल्जाम आयद करते हुए बताया। और अक्सर पीडीपी की सेकंड लाइन लीडरशिप, चूंकि महबूबा मुफ्ती यहाँ पे नहीं है और दूसरे लीडरान ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर कोई रिएक्ट करने की बात नहीं की। उन्होंने बताया कि जब तक महबूबा मुफ्ती नहीं आती हैं तब तक इस पर बयान नहीं किया जाएगा। ताहम कुछ पीडीपी के सीनियर लीडरान ने बताया कि अगर उमर अब्दुल्ला को इस तरह के बयान देने हैं, इंडिया अलायंस की बात करनी है, तो इंडिया अलायंस में सबसे पहले बात दिल्ली में करनी होगी। इंडिया अलायंस दिल्ली में है और वहां से वो फैसला जो लेंगे उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी उमर अब्दुल्ला ने इस तरह के बयान दिए, इस तरह की कश्मीर के हालात को पेश करने की कोशिश की, तो शायद वो ये चाहेंगे कि उमर अब्दुल्ला के मुकाबल श्रीनगर के पार्लियामेंट नशस्त पे महबूबा मुफ्ती ही खड़ा हो करने की कोशिश करेंगे। ताहम उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया वो आपको सुनाते हैं इंडिया अलायंस की बात करते हुए। जरा सुनिएगा अलायंस की बात करते हुए जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो लोगों को उम्मीद थी उस पर उमर अब्दुल्ला का क्या रिएक्शन था। बैठ के उनसे मशवरा किया जाएगा, खासकर उन 3 सीटों के लेके जो फिलहाल बीजेपी के पास हैं। जब मैं पुरानी जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो मैं लद्दाख को भी उसमें शामिल करता हूँ। लद्दाख, जम्मू, उधमपुर, ये 3 सीटें हैं जो ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इन सीटों पे मुकाबला किया है। और अगर आप देखें तो जम्मू की सीट भी एक बार हम जीते हैं और लद्दाख से भी हमारा मेंबर पार्लियामेंट जीत के गया है 1 से ज़्यादा बार। तो बैठेंगे, उनसे मशवरा करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमें ऐसा फॉर्मूला इख्तियार करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बीजेपी से ये सीटें जो हैं छीनने का काम कर उमर साहब, आपने कहा कि जो सीटें बीजेपी के पास हैं उनको लेकर अलायंस पर बातचीत होगी। क्या ये माना जाए कि जो सीटें आपने जीती हैं उन पर कोई बात नहीं? मैंने पहले ही कहा था जो हमारी सीटें हैं वो तो पहले इंडिया अलायंस की सीटें हैं, उन पर क्या बात करनी है मुझे इंडिया अलायंस से? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही रहेंगे। दे आर इंडिया अलायंस सीट्स, दे आर इंडिया अलायंस सीट्स। द फाइट इज नॉट विद इन इंडिया अलायंस, द फाइट इज टू take seats back from the BJP. So since already 3 seats are with the India Alliance, I don't need to discuss those with the India Alliance. I need to discuss the seats. I'm not saying anything. I'm not saying anything more. तो larger interest में अगर कहीं से larger interest की आप क्यों चिंता कर रहे हैं ना? मैंने आपसे पहले ही कहा कि 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास पहले हैं। ये इंडिया अलायंस की पहली सीटें हैं। मैं इंडिया अलायंस पे अपनी सीटों के बारे में बात क्यों करूं? तो मुझे ये बताइए ना, किसी और रियासत में आप बात कर रहे हैं जो सीटें पहले से इंडिया अलायंस के पास हैं, आप जाके करिए उनसे। हमारे पास पहले ही इंडिया अलायंस के पास जम्मू कश्मीर लद्दाख को जोड़ के 3 सीटें हैं। उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि मेरे पास 3 है, वो इंडिया अलायंस की हैं, तो उन पे क्या बात करनी? बात करेंगे जम्मू की, बात करेंगे लद्दाख की सीटों की जो बीजेपी के पास है, इन पे तो कोई बात ही नहीं करनी है। ग्रेटर इंटरेस्ट हो या कोई और इंटरेस्ट हो, ये उमर अब्दुल्ला बता रहे थे। लेकिन इसका जवाब जो है पीडीपी हल्कों ने देना शुरू कर दिया और पीडीपी के कुछ सीनियर लीडर ने मेरे से बात करते हुए बताया कि अगर इस तरह के वाक़ात रहे तो आने वाले वक्त में जब पार्लिमानी इंतखाबात होंगे तो महबूबा मुफ्ती को वो श्रीनगर की सीट से भी उतारने के लिए जोर लगा सकते हैं। तो तब अगर वाकई में ऐसा होता है महबूबा मुफ्ती श्रीनगर से उतरती है तो मज़े वाली कहानी आएगी, मज़े वाली बात आएगी। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं बीजेपी ने भी जवाब दिया, लेकिन जवाब क्या है बीजेपी ने आज जम्मू में दिया है उस पर हम बात करेंगे एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद।